ऑन कर दिया। देखो मैं एक बार समझा देता हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ। बेटा ऐसे था ना, अगर पैरेलल बोलोगे 3D में तो मैं इस तरह से बना के रखा था, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और पैरेलल इसी के ऊपर में और होगा, ऐसे होगा ना, समझ गया ना। तो चार नीचे है चार ऊपर है तो क्यूब टाइप का नहीं बन जाएगा, मतलब ऐसे बेटा, ये देखो इस तरह से एटम है ना, ये कितने एटम है, 8 तो काउंट करो भाई, 4 नीचे अपने लेयर में, 4 ऊपर वाले लेयर में, तो कितने हो जाएंगे, कैसे दिख रहा है, क्यूब टाइप नहीं दिखाई देगा। और क्यूब टाइप का मतलब कौन सा वॉइड पाया जाएगा, क्यूबिक वॉइड, ठीक है। तो वहां पर लिख लेना बेटा क्यूबिक वॉइड, हिंदी में घर्णीय रिक्तिका बोलते होंगे मेरे ख्याल से। पर हम लोग काम की बात आते हैं रेडियस रेशियो। सबसे पहली बात, रेडियस रेशियो एप्लीकेबल होता है, देखना इस पॉइंट को बता देता हूं, ये अप्लाई होता है किसके लिए, आयनिक सॉलिड के लिए। आयनिक सॉलिड के अलावा किसी दूसरे के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इट्स अप्लाई फॉर, अच्छा हिंदी में लिखना था, इट्स अप्लाई फॉर आयनिक सॉलिड ओनली, आयनिक सॉलिड ओनली। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा कि हमको ये तो पता नहीं कि आयनिक सॉलिड क्या होता है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर आयंस होते हैं तो उसको हम आयनिक सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ाएंगे आपको टाइप ऑफ क्रिस्टल के अंदर में, पर पहले ये पढ़ लेते हैं बेटा। तो लिख लेना कि ये केवल और केवल आयनिक सॉलिड के लिए एप्लीकेबल होता है। तो कैसे समझाते हैं, देखो रेडियस रेशियो, रेडियस का मतलब रेशियो तो समझते होगे, बटा में होता है अनुपात, और रेडियस का मतलब कि एक त्रिज्या का अनुपात, जिसको बोलते हैं त्रिज्या अनुपात। देखो कैसे, तो सिंपल सी मैटर है कि अगर मैं कोई आयनिक सॉलिड बनाऊंगा तो अगर इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन होंगे तो बाई चांस अगर मैं इसको प्लस बोलता हूं तो ये माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ठीक है। अब एक बात और पता होगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर में, या फिर मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 11th क्लास के अंदर सिखा के रखूंगा कि बेटा अगर ये केटायन है और यहाँ पर एनायंस है, बताओ इसमें किसकी साइज कम होती है और किसकी साइज ज़्यादा होती है, जरा बता दो, आ जाओ, बताओ किसकी साइज लार्ज होती है, किसकी साइज स्मॉल होती है। आयंस मतलब एक केटायन है बेटा, ये केटायन दिखाई दे रहा है, एक एनायन दिखाई दे रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसकी साइज अधिक होती है, केटायन या एनायंस की। तो एक बात बता देता हूँ कि एनायंस की साइज ज़्यादा होती, तो अगर मैं यहाँ पर साइज लिखना चाहूँ तो एनायन का लार्ज होता है एज किसके बेटा, केटायंस के, ठीक है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो रेडियस रेशियो को अगर डिफाइन करने चलूँ तो सिंपल से ये बोलता है कि केटायन के रेशियो और केटायन का रेडियस और एनायन के रेडियस के रेशियो को हम रेडियस रेशियो बोलते हैं। रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है बेटा कि किसी भी क्रिस्टल या आयनिक सॉलिड के केटायन की रेशियो और गड़बड़ हो जाता है बार बार, क्या बोल रहा हूँ, केटायन की रेडियस और एनायन के रेडियस के रेशियो को हम रेडियस रेशियो बोलते हैं। मतलब समझाता हूं, देखो अगर मैं यहां पर लिखता हूं रेडियस रेशियो तो मैं कैसे लिख सकता हूं, एकदम सिंपल डिफाइन करता हूं कि रेडियस ऑफ केटायन बटे यहां पर क्या लिखूंगा बेटा, रेडियस ऑफ एनायन। यही तो मैंने बोल के रखा है कि किसी धनायन की त्रिज्या और एनायन के त्रिज्या का अनुपात को रेडियस रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अब एक काम करना, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, रेडियस रेशियो को स्टाइल मारने के लिए मैं R लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से रेडियस ऑफ केटायन को मैं कुछ दूसरा लिखूंगा, आ जाओ यहाँ बस लिखते हैं बेटा कि रेडियस ऑफ केटायन को मैं यहाँ पर लिखना पसंद करूंगा R+। R का मतलब है रेडियस और प्लस का मतलब है केटायन। सिमिलरली रेडियस ऑफ अगर मैं एनायन लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, R-। बताओ ये सारे को फॉर्मूला पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर लिखते हैं, अच्छा ये तो R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ केटायन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, R+, और एनायन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, R-। तो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। जरा कॉपी करो फिर आपको समझाता हूँ आगे। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखो डेफिनेशन, लिखना बेटा किसी आयनिक सॉलिड के केटायन की रेडियस एवं एनायन की रेडियस
एनायन की रेडियस के रेशियो को या अनुपात को रेडियस रेशियो कहते हैं, त्रिज्या अनुपात कहते हैं। हाँ बेटा कॉपी कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूं। हो गया कॉपी? यस सर। नो कर लो कर लो। एकदम मैं जैसे लिख रहा हूँ एकदम एग्जैक्ट वैसी कॉपी कर रही है बेटा तू। मैं ऐसे डिवाइड करके लिखा हूँ वैसे वो भी कर रही है, इसके नीचे भी लिख सकती थी ना। हाँ ठीक है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे मैं किया हूँ वैसे तुम भी लिख रही हो, जगह बताना चाह रही हो। ठीक है बेटा, इधर वाले को रफ कर रहा हूँ और इसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ कि रेडियस रेशियो के द्वारा किसी भी क्रिस्टल के कोऑर्डिनेशन नंबर को हम पहचान सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, तो इसको रफ करते हैं बेटा और आगे आप हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ रेडियस रेशियो, या ऐसे बोल सकते हो कि रेडियस रेशियो एवं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर में संबंध। तो ये हेडिंग डाल लो, पहले मैं लिखवा देता हूँ क्या मैं बोल के रखा हूँ। मैं ये बोल के रखा हूँ कि रिलेशन, चौक इतनी टूटती है ना, रिलेशन बिटवीन द क्या बेटा आर आर एंड CN कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, मतलब ये हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रेडियस रेशियो कितना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। ठीक है, पहले उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इसको रिलेशन को बनाते हैं, लेकिन पहले ये सिखा लेते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि जब भी हम लोग रेडियस रेशियो निकालेंगे तो इसका आंसर पॉइंट में आता है। क्यों? क्योंकि ऊपर में देखो बेटा वैल्यू कम है और नीचे में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कीटायन की साइज छोटा होता है ना, तो रेडियस की वैल्यू कम आएगी और नीचे वाले एनायन की साइज बड़ी होने की वजह से रेडियस क्या आएगी ज़्यादा, और दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आंसर किस में आने वाला होगा? पॉइंट में। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेडियस रेशियो निकालेंगे और रेडियस रेशियो निकालने के बाद हम उसका चेक करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ साथ अच्छा इसके साथ यही पता चल जाएगा बेटा इसमें वॉइड कितना पाया जा रहा है। ठीक है, देखेंगे कैसे। तो चलो, उसने ये बोल के रखा कि रेडियस रेशियो जब भी आप निकालो और इसकी रेडियस रेशियो 0.0 से लेके ये 0.125 तक आ जाए तो समझ जाना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो इसके अंदर में कोई भी वॉइड नहीं पाया जाएगा। ठीक है, नो वॉइड होगा। कैसे? अच्छा, एक और बेटा, कभी कभी वॉइड के जगह पे ना कुछ दूसरा नाम भी दिया रहता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर करके। अब ये बताओ, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर देगा या वॉइड देगा, दोनों के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कैसे बेटा? कि जो स्ट्रक्चर क्यूब का बनता है वही तो उसका वॉइड भी होता है ना, बता के रखा हूँ। तो स्ट्रक्चर भी दे सकता है, वॉइड भी दे सकता है, पर कैलकुलेट तो एक ही तरह से करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लेकिन बेटा रेडियस रेशियो की वैल्यू अगर 0.125 से लेके ये आ जाए 0.225 तक तो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 3, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आएगा तो इसका वॉइड का नाम हम देंगे ट्राइएंगुलर, टेट्राहेड्रल नहीं, ट्राइएंगुलर वॉइड। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.225 से लेके इसकी वैल्यू आ जाए बेटा 0.414 तक तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आती है 4, और अगर 4 आ गो तो बच्चा जान रहा होगा कौन सा वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, बताया था ना। अच्छा, दूसरा बेटा, अगर कभी भी 0.414 से ज़्यादा
इसकी वैल्यू आ जाएगा 0.732 तक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आने पर इसका स्ट्रक्चर या फिर मैं इसका वॉइड बोल दूं वो आता है ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है। अच्छा, एक बात और चलते हैं कि अगर इसकी रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.732 से लेके अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, आ जाओ, अप्रोक्सीमेट 1 के आसपास, या ऐसे बोल सकते हो कि 0.999 कितने आसपास दिख रहा है, 1 के आसपास दिख रहा है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अप्रोक्सीमेट कितने के बराबर बेटा, 1 पॉइंट के आसपास, 1.0 के आसपास, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आता है बेटा 8। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा तो इसको हम बोलते हैं कौन सा वॉइड, एफसीसी वॉइड, या इस, चलो बेटा डेंसिटी देखते हैं। देखो डेंसिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया पर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, इसे डेंसिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोलूँ तो ये क्लास का एरिया है बेटा, इस क्लास के अंदर में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस टीचर है, तो टीचर 1 है, स्टूडेंट आप काउंट कर लो। अगर इसी में मैं बढ़ा दूँ 1000 तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं इसी में कर दूँ 5-6 स्टूडेंट, ठीक है, तो वहाँ पास नंबर ऑफ एरिया तो सेम है, एरिया सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पब्लिक कम दिखाई दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ पब्लिक कम हो गए तो डेंसिटी कम होगा, अब अगर ज़्यादा होंगे तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। हाँ, लेकिन एरिया बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ बेटा, ऐसे एक एरिया दे दिया फिक्स एरिया, इसमें क्या करता हूँ पहले मैं 2 बोल देता हूँ, 4 बोल देता हूँ, ठीक है, और इतना एक और एरिया बनाऊँ ऐसे करके, और इस एरिया में नंबर ऑफ एटम मैं ज़्यादा डाल दूँ। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि दोनों के एरिया सेम है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो इसकी डेंसिटी मान लो 1 है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा, 2 हो सकता है। समझ में आ गया। तो एक पर्टिकुलर एरिया पर जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उसे उस मॉलिक्यूल्स की या उस एटम की नहीं, उस वस्तु की, उस पदार्थ की जो भी होगा उसका डेंसिटी बोलते हैं। अब ये हमको डेंसिटी एक्चुअल में पढ़ाया जाता है फिजिक्स के अंदर भी, लेकिन केमिस्ट्री की डेंसिटी अलग है। कैसे देखते हैं, तो बेटा देखना डेंसिटी हालांकि निकालेंगे उसी तरह से। तो इस डेंसिटी को हम लोग कैसे बोलते हैं कि किसी भी क्रिस्टल की डेंसिटी, इंग्लिश चल जाएगा ना, ये होता है बेटा मास ऑफ ईच एटम। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो क्या है, मैं यहाँ पर एक क्रिस्टल बनाता हूँ और इस क्रिस्टल या क्यूब का एक ओरिजिन पॉइंट मानो, बताओ इसकी अगर मैं एरिया बोलूँ बेटा, तो ये जहाँ तक इसका एज लेंथ होगा उतना ही तो इसका एरिया होगा। क्या इस एज लेंथ को हम लोग क्या बोला करते थे, लेकिन इसका एरिया तीनों एक्सिस में है ना, एक्स वाई दे, इधर भी क्या बोलेंगे बेटा ए, इधर भी क्या बोलेंगे ए। अब मुझे बताओ अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहूँ तो तीनों एक्सिस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बोल सकते हैं बेटा ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए, तो कितना आ जाएगा ए का क्यूब। कोई प्रॉब्लम? तो ये तो समझ में आ गया बेटा कि इसका ये जो एरिया है तीनों साइड के एरिया को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, आप जानते होगे वॉल्यूम बोलते हैं। जितना वो स्थान घेरता है उसे हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। कितना वॉल्यूम है बेटा, इधर के एरिया, इधर के एरिया, इधर के एरिया, तीनों को हम डिवाइड, तीनों का हम मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या निकल गया, वॉल्यूम। तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है तो आप कितना बोलोगे, ए का क्यूब बोलोगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन याद रखना कि इस एज लेंथ को हम लोग हमेशा और हमेशा लेते हैं बेटा पिकोमीटर के अंदर में। ठीक है, ये भी किस में आएगा, पिकोमीटर में, ये भी किस में आएगा, पिकोमीटर में। समझ में आ गया। अब आप समझना कि अब मैं इसको अगर ऐसे लिखना चाहूँ कि ये जो मैं बताया हूँ वो तो आप क्या लिखो बेटा कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही बोले हो ना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे बेटा, तो यहाँ पर बोलोगे ए पिकोमीटर मल्टीप्लाई ए का पिकोमीटर, यही बोलोगे ना, और यहाँ पास अगेन ए का पिकोमीटर, सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए पिकोमीटर का क्यूब आ जाएगा। और अगर इसको अब अलग अलग लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पिकोमीटर का क्यूब लिख सकते हो। क्या समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। एक काम करना बेटा, पिकोमीटर और सेंटीमीटर के बीच रिलेशन हमको पता था क्या, कि हम लोग पहले पढ़ा के रखे थे कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इस पिकोमीटर की जगह पे ये वैल्यू रख सकता हूँ क्या, रख डालो, तो क्या बन जाएगा बेटा, ए का क्यूब, यहाँ पर लिख देंगे 10 की पावर माइनस 10, ये सेंटीमीटर और होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग अलग कर लें, क्या बन जाएगा,
यहाँ पास ए का क्यूब, ये हो जाएगा बेटा 10 की पावर -30 और यहाँ पास बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे ये तो पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, ए का क्यूब 10 की पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा, तो डेंसिटी की फॉर्मूला पहले देखते हैं। अच्छा बेटा ये बताओ, ये भी डेंसिटी नंबर ऑफ एटम पर डिपेंड कर सकता है कि नहीं, क्योंकि जितना इसका एरिया है इसी में कभी कभी कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पर भी, और कभी कभी बॉडी सेंटर पर भी प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो एरिया है इसी एरिया के अंदर में नंबर ऑफ एटम कितना हुआ करते थे। एक में एससीसी में कितना होते थे, केवल 8, एफसीसी में कितने 14, बीसीसी के अंदर कितना 9। तो एरिया तो सेम था लेकिन नंबर ऑफ एटम डिफरेंट। तो डेंसिटी दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, पहला इसका वॉल्यूम कितना है और दूसरा कितने नंबर ऑफ एटम है। बात समझ में आ गई। तो ये कार लिख सकते हैं बेटा। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं इसमें केवल 8 एटम डालूंगा तो इसका मास जितना भी होगा, पहले 8 एटम डालें तो इसका मास है मान लो x, फिर अगर मैं एफसीसी डाल दूं तो नंबर ऑफ एटम बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे तो क्या इसका मास बढ़ेगा? कैसे नहीं बढ़ेगा बेटा, पहले 8 थे, ठीक है, तो 8 जो भी मास रहा होगा वो x है, अगर 14 आ जाएंगे तो बढ़ जाएगा ना। समझ में आ गई ये बात। मेरे वीडियोस ऑफ हो गई। अच्छा मैथ्स क्लास है ना, पारा सर आए हैं कि नहीं? नहीं आए हैं? अच्छा चलो ठीक हो, तो आएंगे वो, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लो बेटा। इसका होता है मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो मैं निकाल दिया हूँ, पहले कॉपी कर लो, फिर मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा, लेकिन वो कल के क्लास में हो पाएगा मेरे ख्याल से। मुझे ख़त्म करना था आज लेकिन हो ही नहीं पाया, पता नहीं कैसे। ज़्यादा समझा दिया कि ज़्यादा टाइम पास कर दिया, क्या कर दिया, लेकिन ख़त्म नहीं हो पाया ऑनलाइन क्लास में ना। अच्छा मेरी आवाज़ म्यूट हो गई है। हाँ लिख लो, बाकी कल पढ़ा दें। बस थोड़ा सा निकालना बेटा, एक साथ निकालते फिर आ जाता, आंसर खत्म हो जाता। ये खत्म होगा ना, फिर पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। पार्ट 3 में हम लोग को डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है, 3 पार्ट में। थोड़ा सा बता देखो, एक बार देखता हूँ पारस सर आए कि नहीं, तब तक आप कॉपी करो इसको। निधि मैडम भी नहीं आई है तो हम केमिस्ट्री पढ़ा देते, लेकिन मेरे पूरा सेट की हालत ख़राब हो जाती है, उनकी गाड़ी नहीं होगी मैं तब नहीं आया। ज़्यादा मिठाई खिलाते कहल से खवास है तो ना खाए, मेरे को भी खवास है। खिलाओ मेरे को भी दे जिला बनने की खुशी में पैंट दो बिजली छिलमिली और पैंट पर मिला के एक जिला बना रहा है। अरे पता है बिजली धीरे कैंसिल कर देंगे। सुनो काम नहीं है आदमी क्या बात है। ये जिला कॉलेज वाला है। हां और ये कॉलेज हर सब ले लो। अच्छा इसको तो अच्छा हाँ तो फिर करवा रहा है ना। अब भाई ऑनलाइन क्लास वाले देखो इधर से आज फ्रंट कैमरे से किया। बहुत सारा एडिट करना पड़ेगा लेकिन ये वीडियो जो जा रहा है, लेकिन ना जब मेरे माइंड में थोड़ा ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है थोड़ा सा मैं प्रेशर में आ जाता हूँ। अभी हैबिट नहीं हुआ ना, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इतना सारा चीज़ रखे रहता हूँ।
ठीक है बेटा, तो मैं इसको केवल रफ करना पसंद करूँगा, किसको, ये वाली पार्ट को ना, जो मैं आपको समझा रहा था, इसको मैं पूरी तरह से ऐसे कर देता हूँ। इसको कॉपी कर लियो ना? अच्छा, ये बात तो समझ में आ गया बेटा कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी को हम शो करते हैं बेटा रो से, और मास ऑफ यूनिट सेल को अभी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, अभी हमको कुछ नहीं करना है। मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन, बताओ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने क्या लिख रखा है कि A का क्यूब यहाँ पर 10 की पावर -30 और यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब था, यही था ना। अब देखो बेटा मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ यूनिट सेल बराबर होता है मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ ईच एटम, नहीं मास ऑफ एटम, ईच एटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम। मतलब बेटा एक एटम का मास कितना है और उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, जैसे बताया था ना। तो ईच समझ जाओगे इंग्लिश, भाई हिंदी में लिख दो, प्रत्येक एटम का द्रव्यमान गुणित कुल परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो मास ऑफ ईच एटम को हम लोग, अच्छा एक काम कर लेते हैं, देखो ऐसे क्या करूं भाई, ऐसे लिख लेते हैं कि मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम मल्टीप्लाई, बताओ नंबर ऑफ एटम को किससे शो करते थे बेटा हम लोग, जेड से। ठीक है, जेड क्या बेटा, एटम पर यूनिट सेल। मैं बोला था ना अगर टोटल पूछे तो अलग करना, लेकिन अगर नंबर ऑफ एटम दे तो समझ जाना क्या पूछ रहा है वो, एटम पर यूनिट सेल बोल के रखा था मैं उसी टाइम ही, यूनिट जब मैं सिखा रहा था आपको एटम पर यूनिट सेल उसी के आसपास में। हाँ हाँ ठीक है, अब देखना बेटा कहाँ, मुझे ऊपर वाला रफ करूँगा, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। मार्कर में ना छोटा छोटा लिखाता है, इसमें बहुत बड़ा बड़ा लिखाता है, तो बहुत रफ करना पड़ता है। अब देखो बेटा मास ऑफ एटम को हम लोग कैसे लिखते हैं, मास ऑफ ईच एटम, अच्छा ईच एटम लिखा हूँ ना, ईच एटम, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा कि मास ऑफ एटम, पीछे वाला को दिखाई दे रहा है क्या, अपॉन यहाँ पर लिखते हैं बेटा एवोगैड्रो नंबर। मास ऑफ एटम को शो कर दो जेड से, नहीं जेड से नहीं, आप एम से शो कर दो, और एवोगैड्रो के किससे शो किया जाता है, n0 से। ठीक है, अब बताओ इसमें रख सकता हूँ क्या बेटा, रख सकता हूँ ना। बताओ मास ऑफ यूनिट सेल कैसे लिख सकते हैं, एक काम करो, रुक जाओ, अभी एक काम और कर लेते हैं कि देखो मास ऑफ ईच एटम को हम इतना लिख सकते हैं m/n0। देखो देखो इधर देखो, झकलियो पहले, यहाँ पर मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, झकली ये बताओ कि मास ऑफ ईच एटम कितना आया है, इतना आया है क्या, आया है, तो क्या लिख सकता हूँ बेटा m/n0 मल्टीप्लाई बाई जेड। और इसी चीज़ को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, हाँ हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, n0 से भी कर सकते हो, na से भी कर सकते हो, आपकी फ़र्क है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि na हमारा एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, अब बताओ बेटा यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो m/z, और यहाँ पर क्या बेटा n0 या na, और यहाँ पर a का क्यूब, यहाँ पर 10 की पावर -30, ये क्या हो गया है, सेंटीमीटर क्यूब। यही हम लोग को कैलकुलेट करना था, कॉपी करो, ये हो गया बेटा अपना डेंसिटी ख़त्म।